हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई गाउन और सैंडल की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक शहर में स्नेहा अपनी सौतेली माँ सरस्वती और पिताजी राम किशन के साथ में रहती थी। स्नेहा एक बहुत ही शांत और नेक दिल की लड़की थी। उसमें बस एक ही कमी थी, वो था उसका काला रंग। स्नेहा के काले रंग की वजह से सभी लोग उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे। कोई स्नेहा को काला भालू तो कोई कल्लू माई कहकर उसका मजाक उड़ाया करता था। स्नेहा की सौतेली माँ सरस्वती स्नेहा का बहुत अच्छे से ध्यान रखा करती थी। स्नेहा की सगी माँ के गुजर जाने के बाद स्नेहा की सौतेली माँ ने ही स्नेहा का पालन पोषण किया था। गांव मोहल्ले के सभी बच्चे जब कभी भी स्नेहा का उसके काले रंग की वजह से मजाक उड़ाते तो उसकी सौतेली माँ उसको अपने गले से लगाकर समझाया करती थी कि रंग रूप सब ऊपर वाले की देन है। इंसान की पहचान तो उसके अच्छे कर्मों से होती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे और एक दिन, प्यारे बच्चों, हमारे स्कूल में क्रिसमस ट्री के मौके पर सभी बच्चों के लिए एनुअल फंक्शन मनाया जा रहा है। इस फंक्शन में सभी बच्चे अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहन कर आएंगे। क्लास के सभी बच्चे आपस में डिवाइड होकर 2-2 का पैर बना ले। हर ग्रुप में एक लड़का और एक लड़की होनी चाहिए जो अपनी एक परफॉर्मेंस तैयार कर ले। इतना कहकर टीचर वहाँ से चली जाती है और क्लास के सभी बच्चे आपस में बात करने में लग जाते हैं। कोई कहता है कि मैं तो हाई हील्स के सैंडल और उस पर एक सुंदर सा गाउन पहन कर आऊंगी। तो कोई कहता है मेरे पिताजी मेरे लिए मुंबई से एक शॉर्ट ड्रेस लेकर आए थे, मैं वही पहन कर आऊंगी। लड़के भी आपस में बात करने में लगे हुए थे। मैं उस लड़की के साथ परफॉर्मेंस करूंगा जो क्लास में सबसे सुंदर होगी। ऐसे ही तरह तरह की बातें हो रही थी, परंतु स्नेहा क्लास में अकेले ही बैठी बैठी कुछ सोच रही थी कि उसके पास ना तो पहनने के लिए ज्यादा सुंदर कपड़े हैं और ना ही कोई लड़का उसका काला रंग देखकर उसके साथ पैर बनाएगा। स्नेहा की क्लास की सबसे सुंदर लड़की रिमझिम कहती है, मुझे तो पता है स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का रोहन तो पक्का मेरे साथ ही पैर बनाएगा। हम दोनों कपल डांस में कितने सुंदर लगेंगे। मैं तो सोच सोच कर अभी से पागल हो रही हूँ। स्नेहा से कोई भी क्लास का लड़का बात नहीं कर रहा था, तो वो बेचारी उदास होकर क्लास से बाहर जा रही होती है कि तभी रोहन उसे रोक लेता है। अरे स्नेहा, तुम अकेली कहाँ पर जा रही हो? क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? हाँ रोहन, क्यों नहीं। रोहन और स्नेहा को इस तरह बातें करता देख रिमझिम को जलन होने लगती है। उसके बाद रोहन और स्नेहा जाकर एक बेंच पर बैठ जाते हैं। रोहन पूरे स्कूल में सबसे हैंडसम और डैशिंग लड़का था। स्कूल की सभी लड़कियां उस पर फिदा थीं। रोहन हैंडसम और डैशिंग होने के साथ साथ दिल का बहुत ही साफ लड़का भी था। वो जानता था कि कोई भी लड़का स्नेहा के साथ पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार नहीं होगा, इसलिए वो खुद ही स्नेहा के साथ पार्टिसिपेट करना चाहता था। परंतु कहीं न कहीं रोहन को भी स्नेहा से बात करने में डर लग रहा था। रोहन, तुम इतनी देर से मेरे साथ बैठे हो और कुछ बोलते भी नहीं हो। अगर कोई बात हो तो तुम मुझे बिना डरे बोल सकते हो। नहीं स्नेहा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुमसे केवल एनुअल फंक्शन के बारे में ही बात करने आया था। नहीं, मैं उस दिन छुट्टी पर रहूंगी। मेरा एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करने का मन नहीं है। लेकिन क्यों स्नेहा, तुम तो बहुत अच्छा डांस जानती हो। मुझे तो लगता है कि इस बार एनुअल डे की ट्रॉफी तुम्हारे ही हाथ आने वाली है। डांस तो मैं जानती हूँ, परंतु तुम नहीं समझ सकते रोहन। बात केवल डांस की नहीं है,
मेरे साथ पैर बनाने के लिए एक लड़का भी तो चाहिए। मुझ जैसी काली लड़की के साथ आखिर कौन सा लड़का पार्टिसिपेट करना चाहेगा? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो स्नेहा? काले रंग गोरे रंग से क्या कोई सुंदर बन जाता है? असली सुंदरता तो इंसान के शब्दों में होती है और उसके बोल चाल में होती है। स्नेहा रोहन की ये सब बातें सुनकर उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है और स्नेहा को रोहन से प्यार होने लगता है। अरे तुम कहाँ खो गई स्नेहा? मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ पार्टिसिपेट करना पसंद करोगी? हाँ रोहन, मैं तुम्हारे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हूँ। और इस तरह दोनों काफी देर तक बैठकर बातें करती हैं और छुट्टी होते ही दोनों अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। घर पहुँचने के बाद स्नेहा का मन अभी भी रोहन के साथ लगा होता है। वो रोहन की सभी मीठी मीठी बातें याद कर रही होती है। स्नेहा के दिल में रोहन के प्रति प्यार और भी ज्यादा बढ़ गया था और अब उसे सिर्फ रोहन ही रोहन दिखाई दे रहा था। स्नेहा बेटा, तुम कहाँ खो गई हो? मैं तुमसे ही पूछ रही हूँ, आज स्कूल का दिन कैसा गया? कहीं नहीं माँ, मैं बस स्कूल में आयोजित किए जा रहे फंक्शन के बारे में सोच रही थी। माँ, आपको पता है हमारे स्कूल का एक लड़का रोहन मेरे साथ एनुअल फंक्शन पर पार्टिसिपेट कर रहा है। मैंने तो सोच लिया है कि इस बार मैं डांस में कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगी। माँ, मेरी अलमारी में जो गाउन है ना, जो पिताजी मेरे लिए पिछले साल जन्मदिन पर लाए थे, उसे प्रेस करके रख दीजिएगा। और हाँ, मेरे स्कूल के शूज भी धो दीजिएगा। मैं वही पहनकर फंक्शन में चली जाऊंगी। स्नेहा की माँ जानती थी कि स्नेहा को एनुअल फंक्शन पर पार्टिसिपेट करने के लिए एक नए गाउन की आवश्यकता है, परंतु वो अपने पिताजी की कमाई और घर की आर्थिक स्थिति देखकर ये बात नहीं बोलती है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं सभी चीज तैयार रखूंगी। तुम केवल अपनी डांस प्रैक्टिस पर ध्यान दो। इतना कहकर सरस्वती वहाँ से चली जाती है, परंतु सरस्वती मन ही मन ये सोच लेती है कि वो अपनी बेटी के लिए एक गाउन और एक सैंडल जरूर लेकर आएगी। सरस्वती ने अपने रोज के खर्चों में से कुछ रुपए बचा कर रखे थे। सरस्वती उन रुपयों को लेकर मार्केट में स्नेहा के लिए एक सुंदर सा गाउन लेने के लिए चली जाती है। सरस्वती को बहुत ही सुंदर सुंदर गाउन देखने को मिलते हैं, परंतु शहर के इतने महंगे रेट्स की वजह से वो उन्हें नहीं खरीद पाती। सरस्वती एक बहुत बड़े शोरूम के बाहर खड़े होकर एक सुंदर से गाउन को देख रही होती है कि तभी उस शोरूम का मालिक बाहर निकलकर सरस्वती को डांटने लगता है। मैं तुझे पिछले 10 मिनट से देख रहा हूँ कि तू यहीं खड़ी होकर मेरी दुकान पर नजर बनाए हुए है। मुझे तो तू कोई चोर उचक्की लगती है। जरूर तेरा इरादा मेरी दुकान से चोरी करने का है। रुक, अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ। अरे नहीं नहीं मालिक, मैं तो केवल अपनी बेटी के लिए सुंदर सा गाउन देख रही थी। ये देखिए, मेरे पास रुपए भी हैं। ये क्या, तू तो केवल 500 रुपए लेकर आई है। 500 में तो हमारे शोरूम में एक रुमाल भी नहीं मिलता। ये तो फिर भी पूरे 10,000 रुपए का गाउन है। माफ कीजिए सरकार, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। कृपया पुलिस को न बुलाइए। वो सेठ सरस्वती को बहुत खरी खोटी सुनाता है और सरस्वती चुपचाप वहाँ से चली जाती है। सरस्वती बहुत उदास होकर बैठी होती है कि वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। फिर अगले दिन सरस्वती एक सुनार के पास 10,000 रुपए उधार लेने के लिए पहुंच जाती है। सेठ जी, आप मुझे 10,000 रुपए उधार दे दीजिए। मैं अगले 6 महीने में आपके रुपए सूद समेत लौटा दूंगी। क्यों नहीं, कोई गारंटी लाई हो? सेठ जी, गारंटी तो नहीं है, परंतु मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आपके रुपए सही समय पर लौटा दूंगी। तूने क्या मुझे पागल समझ रखा है? जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान। वाह भाई वाह, मैं तुझे उधार दे दूं। तेरे जैसे 36 आते हैं यहाँ।
चुपचाप सीधे तरीके से बाहर निकल जा, नहीं तो मेरे आदमी तुझे धक्के मार कर बाहर कर देंगे। सरस्वती सेठ के पास से भी उदास मन से वापस आ जाती है। फिर सरस्वती घर की तरफ उसे शोरूम के यहाँ से गुजर रही होती है। तभी सरस्वती को शोरूम के मालिक का एक सूटकेस गिरा हुआ दिखाई देता है। सरस्वती पास जाकर देखती है तो वो सूटकेस नोटों के बंडलों से भरा हुआ था। इतने सारे रुपए देखकर एक पल के लिए सरस्वती को बहुत खुशी होती है, परंतु सरस्वती एक ईमानदार औरत थी। वो ये रुपए सेठ को वापस लौटाने की सोचती है। फिर सरस्वती गाड़ी का पीछा करते हुए एक हॉस्पिटल तक पहुंच जाती है, जहां सेठ अपनी बीवी के साथ बैठकर रो रहा था। सेठ जी, क्या हुआ? आप इस तरह रो क्यों रहे हैं? अरे बहन, मेरा रुपए से भरा एक सूटकेस कहीं रास्ते में गिर गया और मेरा बेटा हॉस्पिटल में भर्ती है। उन्हें अभी पूरे 1 लाख रुपए की जरूरत है। अब मैं इतनी बड़ी रकम इकट्ठा करके कहाँ से लेकर आऊँ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये लीजिए सेठ जी, ये आपका सूटकेस कार से बाहर गिर गया था। ये रुपया लो और अपने बेटे का इलाज करवा लो। सेठ अपने रुपए वापस देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सरस्वती का धन्यवाद देने लगता है। सेठ जी, पहले जाकर आप रुपए जमा करा दीजिए। पहले आपके बेटे का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए, उसके बाद मुझे धन्यवाद दे दीजिएगा। उसके बाद सेठ वो सूटकेस लेकर हॉस्पिटल में चला जाता है और सरस्वती भी वहीं बैठकर सेठ के आने का इंतजार करती है। सेठ समय पर रुपए जमा करा देता है और उसके बेटे का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। ये सब देखकर सेठ और उसकी बीवी दोनों सरस्वती का धन्यवाद करने लगते हैं। सरस्वती बहन, आज अगर समय पर आकर तुमने मेरे रुपए नहीं लौटाए होते तो आज कुछ अनर्थ हो जाता। मुझे याद है उस दिन मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा था। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। मैं अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तुम्हें अपनी दुकान से वो गाउन गिफ्ट देना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं सेठ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आखिर इंसान ही इंसान के काम आता है। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। इतना कहकर सरस्वती वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ के नीचे बेंच पर उदास होकर बैठ जाती है कि तभी वहाँ पर एक परी प्रकट हो जाती है। अरे क्या बात है सरस्वती, तुम इतनी उदास क्यों हो? परी को देखकर सरस्वती बहुत हैरान हो जाती है। अरे डरो मत, मैं एक परी हूँ। मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। मैंने वो सब कुछ देखा कि तुमने किस तरह लालच ना करते हुए उस सेठ के रुपए उसे वापस कर दिए। बताओ मुझे तुम्हारी क्या परेशानी है? उसके बाद सरस्वती परी को अपने घर के हालात, साथ ही गाउन और सैंडल के बारे में भी बता देती है। तभी परी अपने जादू से वहाँ पर एक गाउन और सैंडल प्रकट कर देती है और सरस्वती से कहती है, ये लो, ये एक जादुई गाउन और सैंडल है। ये दोनों तुम अपनी बेटी को दे देना और फिर इसका चमत्कार देखना। ये सुनकर सरस्वती बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और परी का धन्यवाद करती है। उसके बाद सरस्वती वो जादुई गाउन और सैंडल लेकर अपने घर वापस आ जाती है। स्नेहा बेटा, ये देखो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या लेकर आई है। वाह माँ, ये तो ब्रांडेड गाउन और सैंडल है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप इतना सुंदर गाउन और सैंडल मेरे लिए लाई हो। हाँ बेटी, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है और अब तुम ये गाउन पहनकर एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती हो। स्नेहा वो गाउन और सैंडल देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर स्नेहा उस गाउन और सैंडल को पहनकर देखने लगती है कि तभी एक जादू होता है और वो बहुत ही खूबसूरत और गोरी हो जाती है। ये देखकर उसकी माँ भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो स्नेहा को परी के बारे में सब कुछ बता देती है। इसके बाद अगली सुबह स्नेहा
वो गाउन और सैंडल पहनकर तैयार होकर एनुअल डे में पार्टिसिपेट करने चली जाती है। वहाँ फंक्शन में रोहन और स्नेहा अपनी परफॉर्मेंस देकर सभी ऑडियंस का दिल जीत लेते हैं और कपल्स ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लेते हैं। फंक्शन के बाद रोहन स्नेहा से कहता है, स्नेहा, मैंने तुमसे फंक्शन में नहीं पूछा, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई हो? उसके बाद स्नेहा रोहन को परी के बारे में सब कुछ बता देती है। फिर कुछ दिनों के बाद जादुई गाउन और सैंडल की वजह से स्नेहा और उसके माता पिता बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं। साथ ही स्कूल में सभी लड़के और लड़कियां स्नेहा को पसंद करने लगते हैं और सभी लोग उसके फ्रेंड्स बन जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रिमझिम को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही धीरे धीरे रोहन को भी स्नेहा से प्यार होने लगता है और एक दिन स्कूल के पार्क में रोहन स्नेहा को प्रपोज कर देता है। स्नेहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? हाँ रोहन, क्यों नहीं, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर ठीक है, हम अपनी पढ़ाई खत्म होने के बाद शादी कर लेंगे। इस तरह वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और उनकी पढ़ाई खत्म होने के बाद रोहन और स्नेहा शादी कर लेते हैं और हंसी खुशी से एक साथ रहने लगते हैं। गांव में उर्मिला नाम की एक औरत अपनी बेटी सोनिया के साथ रहती थी। उर्मिला बहुत ज्यादा गरीब थी और वो अपनी बेटी की परवरिश बहुत ही मुश्किल से कर पाती थी। एक बार की बात है, उर्मिला कुएं से पानी भरने जाती है। कुएं के पास दो औरतें उर्मिला को देखकर आपस में कहती हैं, अरे ये तो वही गरीब औरत है ना, जो टूटी फूटी झोपड़ी में रहती है। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बहन, गरीब कहीं की। ये सब सुनकर उर्मिला को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उन दोनों से कुछ नहीं कहती और वो वहाँ से पानी लेकर अपने घर वापस आ जाती है और पानी रख देती है। तभी सोनिया अपनी माँ के पास आती है और उनसे कहती है, माँ आप पानी ले आई तो मैं खाना बना लूँ? हाँ बेटी, मैं पानी ले आई हूँ, तुम खाना बना लो, जब तक मैं बाहर कुछ काम ढूंढ कर आती हूँ। क्या पता कुछ काम मिल जाए और घर में राशन भी खत्म होने वाला है। इसके बाद उर्मिला काम ढूंढने के लिए निकल जाती है और इधर सोनिया घर पर खाना बनाने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ उर्मिला काम ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसको कहीं भी काम नहीं मिलता। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो किसी ने भी काम पर नहीं रखा और अगर काम नहीं मिला तो हमारे घर का राशन कैसे आएगा और मैं अपनी बेटी को क्या खिलाऊंगी? मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। इतना सोचकर उर्मिला घर वापस आ जाती है। उर्मिला के घर पर पहुंचने के बाद सोनिया उर्मिला से कहती है, माँ मैंने खाना बना दिया है, आपके लिए खाना लगा दूँ? नहीं, मेरा मन नहीं है, तुम खा लो बेटा, मुझे भूख नहीं लगी है। उर्मिला के इतना कहने के बाद सोनिया खाना खा लेती है और उर्मिला की गोद में सो जाती है। धीरे धीरे रात गहरी हो जाती है, लेकिन उर्मिला को अभी भी नींद नहीं आ रही थी और काम ना होने की वजह से भी वो बहुत ज्यादा दुखी थी। उर्मिला भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे भगवान, मुझे कोई तो काम दिलवा दो, मुझे काम नहीं मिला तो मेरा घर कैसे चलेगा? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और थोड़ी ही देर बाद सुबह हो जाती है। अगले दिन उर्मिला काम की तलाश में निकल पड़ती है, लेकिन आज भी उसे कहीं भी काम नहीं मिला। इस बात से उर्मिला और भी ज्यादा दुखी हो जाती है और मन ही मन कहती है, आज अगर मैं पैसे लेकर घर नहीं जा पाई तो मेरी बेटी भूखी रह जाएगी और तो और वो अभी बहुत छोटी है,
भूखी भी नहीं रह सकती। मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। थोड़ी देर बाद उर्मिला एक तरकीब सोचती है, क्यों ना आज मैं भीख मांग लूं, शायद कुछ पैसे मिल जाएं। ऐसा सोचकर उर्मिला भीख मांगने के लिए निकल पड़ती है। चलते चलते उर्मिला एक बड़े से घर के सामने पहुंचती है। उर्मिला उस घर का दरवाजा खटखटाती है और घर से एक औरत निकलकर बाहर आती है। अरे सुनिए बहन, अगर आपके पास कुछ खाने को है तो मुझे दे दीजिए। मेरी बेटी घर पर भूखी है। अगर आज उसे खाना नहीं मिला तो वो बीमार पड़ जाएगी। उर्मिला की ये बात सुनकर वो औरत उससे कहती है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अपनी बेटी को भीख मांगा हुआ खाना खिलाओगी? अगर ऐसा है तो तुम मर जाओ। लेकिन तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो मैं अपने बच्चे को भीख मांगकर खाना नहीं खिलाती। उस औरत की ये बात सुनकर उर्मिला काफी ज्यादा दुखी होती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उर्मिला एक कुएं के पास आती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है और मन ही मन कहती है, अब मेरे पास कोई भी साधन नहीं बचा है। अब मेरा इस दुनिया में जीकर कोई फायदा नहीं। जब मैं अपनी बेटी का पेट नहीं भर सकती तो मुझे जीने का भी कोई हक नहीं। इससे अच्छा यही है कि मैं मर जाऊं। इतना सोचकर उर्मिला कुएं में कूदने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर सोनपरी प्रकट होती है और अपने जादू से उर्मिला को पीछे की ओर खींच लेती हैं और उससे कहती हैं, अरे ये तुम क्या कर रही थी? तुम अपनी जान क्यों ले रही थी? ये तो बहुत बड़ा पाप है। सोनपरी के इतना कहने पर उर्मिला फूट फूट कर रोने लगती है और उनसे कहती है, अब मैं करूँ भी तो क्या करूँ? घर में खाने को एक दाना नहीं है। बेटी घर पर भूखी है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। इसलिए मैं मरने जा रही थी। अच्छा, तो ऐसी बात है। चलो तुम मुझे अपने घर पर ले चलो। इसके बाद उर्मिला सोनपरी को अपने घर पर ले जाती है। सोनपरी उर्मिला के घर को देखकर बहुत ही दुखी होती है, क्योंकि उर्मिला का घर बहुत ही टूटा फूटा था। तुम चिंता मत करो, तुम दोनों मेरे साथ चलो। इसके बाद सोनपरी अपने जादू से सोनिया और उर्मिला को परीलोक ले आती है और अपने जादू से उन दोनों को एक जादुई गाउन और एक जादुई पर्स देती है और उनसे कहती है, सुनो उर्मिला, ये 2 जादुई गाउन और पर्स हैं। इस जादुई गाउन से तुम जो भी मांगोगी तुम्हें वो मिलेगा और दूसरी तरफ इस जादुई पर्स की मदद से तुम इसके अंदर रह सकती हो। क्या सच में परी जी? हाँ हाँ बिल्कुल। परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारी बहुत मदद की है आज। इसके बाद उर्मिला और सोनिया पृथ्वीलोक वापस लौट आती हैं। पृथ्वीलोक आने के बाद सोनिया अपने गांव के बाहर अपने जादुई पर्स को रख देती है और वो जादुई पर्स एक घर में बदल जाता है। फिर जादुई गाउन वो दोनों अपने साथ उस घर में लेकर आ जाती हैं और जादुई गाउन से कहती हैं, हे जादुई गाउन, हमें बहुत सारा खाना दे दो। उर्मिला के इतना कहने पर वहाँ पर बहुत सारा खाना प्रकट हो जाता है। सोनिया भी ये सब देखकर बहुत खुश होती है। उस दिन के बाद से उर्मिला और सोनिया के जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब वो दोनों अपनी जिंदगी में हंसी खुशी से रहने लगती हैं।